Guys, this is Kamlesh Verma, and I welcome you all in Aurora IAS. And this is lecture number 9 of our balance of payment and foreign investment chapter number 7. Okay, so in the last lecture, we have completed the BOP part. Okay, in the last lecture, we have completed the BOP part. Now, what is happening? It is- ठीक है चलो ठीक है तो इन द लास्ट लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड द बीओपी पार्ट. ठीक है, इट टुक अराउंड 8 लेक्चर बट आई हैव क्लियर्ड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट लाइक what is forex, what is hard currency, soft currency, then what is convertibility of rupee, convertibility of currency, then depreciation, appreciation, balance of payment crisis of India. इसके बाद what is twin deficit, what is current account deficit, each and every concept I have tried to clear. इसके बाद सिर्फ और सिर्फ current additions रहते हैं, जो भी आप addition करना चाहें वो कर सकते हैं. Fine. And one more thing that I forgot to tell you in current account deficit, that government of India prefers to keep current account deficit till 2.5%. इससे ज़्यादा गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती. तो ये स्लाइड में लिखा हुआ है, and slides will be coming in front of you so you can read them. बट मैं वहाँ बताना भूल गया था, इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट प्रेफर करती है करंट अकाउंट डेफिसिट को 2.5% से ऊपर ना रखा जाए, और अगर देयर इज अ डेफिसिट सो दैट शुड बी फुलफिल्ड बाय द कैपिटल अकाउंट, दैट इज FDI FPI, इन मनी से भरा जाए, मतलब जो हमारे पास फॉरेक्स पड़ी हुई है. ठीक है, ये सब मैंने वहाँ पर क्लियर किया था वैसे तो. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द बैलेंस ऑफ पेमेंट, और आज हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट चालू करने जा रहे हैं. ठीक है, आई थिंक इट विल टेक अराउंड जस्ट 2 लेक्चर्स. ठीक है, इसके बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, एंड इन दैट मेनली वी विल स्टडी 3 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन: WTO, IMF एंड वर्ल्ड बैंक. ठीक है, IMF एंड वर्ल्ड बैंक. चलो ठीक है, now let us begin. So before moving ahead, I would like to tell you about our personal guidance program. ठीक है, in which 35 students are giving mains this time. Okay, and there are 100 plus scores by all the student. And for the proof, you can visit our Telegram channel, that is Aurora IAS, and auroraias.com is our website. And if you have any query regarding our program, so you can contact on these 2 numbers. And this is our mind map books, जिनको आप परचेज कर सकते हैं Amazon या फ्लिपकार्ट से, फॉर द रिवीजन एंड फॉर द रेफरेंस पर्पस. फाइन, नाउ लेट अस बिगिन विद द फॉरेन इन्वेस्टमेंट. देखो, this is not the first time when I'm telling you about the foreign investment. I have told you about the foreign investment in the chapter of fiscal policy. ठीक है, fiscal policy. इसके बाद I have already told you about this in our market series, money and capital market series, and in some of the few places as well. Like in the last few lectures we have discussed about the foreign investment. ठीक है, अब देखो, मैंने आपको फिस्कल पॉलिसी में करंट न्यूज़ बताई थी रिगार्डिंग दिस फॉरेन इन्वेस्टमेंट. गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू बोरो फ्रॉम द मार्केट. ठीक है, फ्रॉम द फॉरेन मार्केट, फ्रॉम द एक्सटर्नल मार्केट. तो अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार देख लेना, बिकॉज का यहाँ पर काफ़ी डिफरेंस आने वाला है. फाइन, अब देखो, मैंने आपको बताया था फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होती है. बाहर से जो पैसा आता है, ठीक है, बाहर से जो पैसा आता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनटू अ कंट्री टेक्स प्लेस फ्रॉम अनदर कंट्री. ठीक है, देखो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब ये मत समझना कि सिर्फ डॉलर या यूरो आ रहे हैं. ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से भी हमारे यहाँ पैसे आ रहे हैं, पाकिस्तान से भी हमारे यहाँ पैसे आ रहे हैं और हमारे यहाँ इन्वेस्ट हो रहे हैं, हमारे यहाँ फैक्ट्री लग रही है, देन दैट विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट. ठीक है, बस बाहर से पैसा आना चाहिए, बाहर से किसी दूसरे की करेंसी में पैसा आना चाहिए, जिसे हम अपनी करेंसी दे के अपना काम निकलवा सके. अब यहाँ पर हम यूजुअली प्रेफर करते हैं कि भाई अगर कोई डेवलप्ड कंट्री आके अपने पैसे लगा रही हो, क्यों? बिकॉज उनके पास या तो यूरो रहेगा, या फिर आप देख सकते हो उनके पास डॉलर रहेगा, पाउंड रहेगा, येन रहेगा. ठीक है, इन सबसे फ़ायदा होता है. ठीक है, इन सबसे फ़ायदा होता है बिकॉज मैंने आपको बताया था ये सब जो करेंसीज है बाहर एक्सचेंजेबल है. अगर आप पाकिस्तानी रुपीज़ की बात करो, इंडियन रुपीज़ की बात करो, तो ये कोई लेता ही नहीं है, कोई प्रेफर ही नहीं करता ये सब करेंसीज. ठीक है, इसलिए वी प्रेफर कि भाई कोई डेवलप्ड कंट्री आके इन्वेस्टमेंट करे. अब देखो, जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, 2 टाइप की होती है. एक होती है FDI और दूसरी होती है FPI. FPI आई हैव ऑलरेडी क्लियर इन मनी एंड मार्केट सीरीज कि भाई अगर फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, अगर जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, अगर इन्वेस्टमेंट है, अगर किसी भी सेक्टर में, ठीक है, किसी भी सेक्टर में 10% से कम की आ रही है, ये फिक्स नंबर है. ठीक है, इसको याद रखना, 10% ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, 10% से कम की आ रही है, सो दैट विल बी टर्म्ड एज FPI. ठीक है, देन दैट विल बी टर्म्ड एज FPI. अगर किसी भी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट 10% से ज़्यादा आ रही है, 10% से ज़्यादा आ रही है, तो दैट विल बी टर्म्ड एज FDI. ठीक है, दैट विल बी टर्म्ड एज FDI. तो 10% वाला फंडा याद रखना. ठीक है, मैंने बताया था टेक्निकल डेफिनेशन बताऊंगा हमारे BOP वाले चैप्टर में, तो अब बता रहा हूँ कि जितना बताया कि भाई FPI मैक्सिमम शेयर मार्केट में आती है, इट इज़ कॉल्ड एज हॉट मनी,
फिर क्या क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस है, क्या क्या इसके प्रॉफिट्स, एवरीथिंग आई डिस्कस देयर, ठीक है। बस एक चीज़ नहीं बताई थी कि भैया अगर इन्वेस्टमेंट 10% से कम आ रही है किसी भी सेक्टर में, देन दैट विल बी टर्म्ड एज एफपीआई, ठीक है, दैट विल बी टर्म्ड एज एफपीआई। और यहाँ पर मेन पर्पस क्या रहता है एफपीआई में? मेन पर्पस रहता है यहाँ पर एफपीआई में प्रॉफिट कमाना, ठीक है, किस तरीके से बस इंटरेस्ट से प्रॉफिट कमा लो, एंड देयर इज नो इंटरेस्ट इन मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्री, ठीक है, एंड देयर इज नो इंटरेस्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। लेकिन जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे यहाँ पर कोई और कंपनी आ रही है, फॉर एग्जाम्पल टेस्ला आ रही है, ठीक है, वो ऑटोमोबाइल्स में अप्रॉक्सीमेटली 49% इन्वेस्ट कर रही है, सो दैट इज ग्रेटर देन 10%, ग्रेटर देन 10%। तो इन शॉर्ट यहाँ पर हमारी एफडीआई आई है, ठीक है, नॉट एफपीआई। लेकिन अगर यही टेस्ला 10% से कम इन्वेस्ट करती है, मान लो टाटा, ठीक है, टाटा मारुति में, टाटा मारुति होती नहीं है यार, चलो कोई नहीं, टाटा नैनो में इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है, तो दिस विल बी टर्म्ड एज एफपीआई। उनका मेन मकसद ये होगा भैया टाटा के शेयर से पैसे कमाए जाए और निकला जाए, ठीक है। तो आपने दोनों एग्जाम्पल देखिए कैसे एफडीआई और एफपीआई को डिस्टिंग्विश करते हैं, कैसे एफडीआई और एफपीआई को डिस्टिंग्विश करते हैं, ठीक है। तो यू आर ऑलरेडी क्लियर विद द एफपीआई, नाउ आई एम गोइंग टू मूव टू द एफडीआई। और एफडीआई का भी मैंने ऑलरेडी बता दिया कि भाई ये कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी के अंदर आता है, ठीक है। जैसे जैसे आप एफडीआई में लिमिट्स बढ़ाते जाओगे, जैसे फॉर एग्जांपल हर सेक्टर में अगर आप 100% लिमिट कर दो, तो इन शॉर्ट योर कंट्री विल बिकम कैपिटल रुपी कन्वर्टिबिलिटी, ठीक है। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ किसी भी कंट्री में 100% एफडीआई ये कन्वर्टिबिलिटी नहीं है, ठीक है, इवन नॉट इन यूएसए, यूके और इवन सिंगापुर, ठीक है, फाइन। बट वहाँ पर काफ़ी लिबरलाइजेशन है, ये हम मानते हैं, और हमारे एफडीआई में कब लिबरलाइजेशन है ये भी हम मानते हैं, ठीक है। तो देना 10% ऊपर एफडीआई, 10% नीचे एफपीआई। और जब 10% से ऊपर एफडीआई आती है तो उस टाइम पे जो कंपनी होती है जो भी इन्वेस्ट कर रही है वहाँ पर आपके मैनेजमेंट में भी इंटरेस्ट लेगी, मतलब आपके मैनेजमेंट में भी इंटरफेयर करेगी और आपको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेगी, फाइन। अब देखो, अब ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो एफडीआई आती क्यों हमारे यहाँ, ठीक है, वी ऑलरेडी नो इट, बट लेट अस कंपेयर इट वन विद एफपीआई। देखो एफपीआई का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इनका सिर्फ और सिर्फ एक एक मकसद होता है, वो होता है प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट। जैसे इनको प्रॉफिट मिलेगा ये लोग भाग जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो एफडीआई आती है वो स्पेशली अगर आप देखें तो बिजनेस को सेटअप करने के पर्पज से आती है, ठीक है। अगर वो कोई आपके यहाँ पैसे लेके आ रहा है तो आपके यहाँ लैंड खरीदेगा, फिर लैंड खरीदने के बाद कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाएगा, उसके बाद फैक्ट्री स्टेब्लिश करेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ सैमसंग की काफ़ी फैक्ट्रीज है गुड़गांव साइड, ठीक है। तो उस प्रकार से एफडीए का मकसद रहता है, इनका क्या मकसद रहता है? प्रॉफिट, और उसका मकसद रहता है फैक्ट्री स्टैब्लिश करना और उसके बाद लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। इनका रहता है शॉर्ट टर्म में हैवी प्रॉफिट, इनका रहता है लॉन्ग टर्म में काफ़ी प्रॉफिट, ठीक है, मतलब और भी ज़्यादा बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। इसके बाद आप सिंपल सी बात है, ये शॉर्ट टर्म होती है और एकदम से प्रॉफिट अर्न करने के लिए होती है, तो इट इज़ नॉट स्टेबल, ठीक है, नॉट स्टेबल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज हॉट मनी। वेयर एज यहाँ पर जो हमारा एफडीआई होता है, ठीक है, ये लॉन्ग टर्म के लिए आती है, मतलब इट इज़ स्टेबल, सो इट इज़ नॉट अ हॉट मनी, ठीक है, इट इज़ नॉट अ हॉट मनी। यहाँ पर काफ़ी लंबे टाइम तक ये चीज़ें रुकती है, ठीक है, काफ़ी काफ़ी लंबे टाइम तक एफडीआई हमारे यहाँ रुकता है, फाइन। अब देखो जो एफडीआई आता है ना, ये दो टाइप का होता है, ठीक है, दो टाइप का होता है। एक एफडीआई होता है ग्रीन फील्ड एफडीआई और दूसरा होता है ब्राउन फील्ड एफडीआई। अब ये ग्रीन फील्ड एफडीआई क्या होता है? अगर मान लो बाहर से टेस्ला आ रही है और बिल्कुल अपना न्यू प्लांट स्टैब्लिश कर रही है इंडिया में, ठीक है, न्यू प्लांट स्टैब्लिश कर रही है, या फिर एक इंडियन को पार्टनर बना रही है और उसके साथ मिलकर नया प्लांट स्टैब्लिश कर रही है, सो दैट विल बी टर्म्ड एज ग्रीन फील्ड एफडीआई। मतलब बिल्कुल शुरू से काम हो रहा है, अगर शुरू से काम हो रहा है दो विद इंडियन पार्टनर और अलोन, देन दैट विल बी टर्म्ड एज ग्रीन फील्ड एफडीआई। लेकिन अगर मान लो टेस्ला आ रही है और मान लो टाटा को एक्वायर कर रही है और उसी के ऊपर आगे काम बढ़ा रही है, देन दैट विल बी टर्म्ड एज ब्राउन फील्ड एफडीआई, ठीक है, ब्राउन फील्ड एफडीआई। मतलब ये कि अगर आप एग्जिस्टिंग कंपनी का टेक ओवर करते हैं, मतलब उसका एक्विजिशन करने, मान लो कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है, आपने खरीद ली उसको और आगे बढ़ाया, तो दैट विल बी टर्म्ड एज ब्राउन फील्ड एफडीआई। लेकिन लेकिन अगर आप नया बिजनेस चालू करते हो, खुद बिल्कुल समझ रहे हो, बिल्कुल बेस से चालू करते हो और फैक्ट्री बनाते हो, फिर प्रोडक्शन चालू करते हो, दैट विल बी टर्म्ड एज ग्रीन फील्ड एफडीआई, ठीक है। अब देखो जो हमारे यहाँ एफडीआई आता है उसके दो रूट्स हैं, जो हमारे यहाँ एफडीआई आता है उसके दो रूट्स हैं, फाइन। एक को कहते हैं हम मुंबई रूट और दूसरे को कहते हैं हम दिल्ली रूट। तो कैन एनीवन टेल मी कि भाई इसमें से कौन सा वाला रूट में सबसे कम मतलब डॉक्यूमेंटेशन वर्क होगी, मुंबई और दिल्ली? वेरी गुड, इट इज़ मुंबई रूट, ठीक है। बिकॉज आप समझो कि मुंबई हमारा लिबरलाइज्ड एरा है, हमारा यूएस है, ब्ला ब्ला ब्ला, तो इसलिए मुंबई रूट में सबसे कम आप कह सकते हैं परमिशन ज़रूरत होती है, ठीक है। इस रूट को ऑटोमेटिक रूट भी कहा जाता है, ठीक है, याद है ना, मुंबई रूट को ऑटोमेटिक रूट भी कहा जाता है। इसमें क्या रहता है कि अगर आपको कुछ भी इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है, अगर आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट करनी है, जो भी मतलब फॉर एग्जाम्पल एक मुंबई रूट नाम की लिस्ट होगी, ठीक है, अब उसका मान लो शेड्यूल बना, उसमें लिखा होगा आप होटल में डाल सकते हो पैसे, आप यहाँ डाल सकते हो, आप यहाँ डाल सकते हो, यहाँ डाल सकते हो, यहाँ डाल सकते हो, ठीक है। अब जैसे ही अगर कोई भी बंदा मुंबई रूट के अंदर पैसे इन्वेस्ट करेगा, मतलब बाहर से आया, मान लो हमारे बिलगेट साहब आए और उन्होंने देखा अच्छा मुंबई रूट में
ये चीज़ें हैं, तो वो जाके वहाँ पर इन्वेस्ट कर देंगे और उनको कोई भी परमिशन नहीं लेनी है। सिंपल सिंपल सा भैया आपको लैंड खरीदना है, फैक्ट्री लगानी, चालू हो जाना। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ 30 दिनों के अंदर आरबीआई को एक बार इन्फॉर्म कर देना कि भैया मैंने आपके यहाँ पर ये चीज़ खोली है, ठीक है? मतलब इन शॉर्ट यहाँ पर कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है और ये ऑटोमैटिक रूट है, ठीक है? और 30 दिन के अंदर बस आपको आरबीआई को इन्फॉर्म करना पड़ता है, इसको हम बोलते हैं मुंबई रूट, ठीक है? वहीं दूसरी तरफ आती है हमारे सामने क्या है, दिल्ली रूट। अब दिल्ली रूट में क्या होता है, देखो दिल्ली रूट में क्या होता है कि देयर इज़ अ बोर्ड व्हिच इज़ नोन एज़ फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, ठीक है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। इसमें क्या रहता है कि अगर आप 5,000 करोड़ से कम की इन्वेस्टमेंट ला रहे हो, ठीक है? अगर आप 5,000 करोड़ से कम की इन्वेस्टमेंट ला रहे हो, ठीक है? सो अल्टीमेटली यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम एफआईपीबी, ठीक है? एफआईपीबी, एफआईपीबी, ठीक है? और अगर आप 5 करोड़ से ऊपर की परमिशन ला रहे हो, ठीक है? 5,000 करोड़ से ऊपर की परमिशन ला रहे हो, तो यू हैव टू गो टू अ कमिटी, ठीक है? कैबिनेट कमिटी, अभी भी याद है इन्वेस्टमेंट की एक नई कमिटी बनी है, ठीक है? तो ये कमेटी तो पुरानी हो गई है, इन्वेस्टमेंट की नई कमेटी है, आपको वहाँ से रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी, ठीक है? वहाँ से आपको रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी। और रिसेंट में गवर्नमेंट ने जो 1,000 करोड़ से कम का जो कि भैया परमिशन लेनी है, उसको भी कैंसिल आउट कर दिया है। तो इन शॉर्ट अगर 1,000 से ऊपर और 5,000 के बीच में परमिशन रहती है तो यू कैन गेट द परमिशन फ्रॉम एफआईपीबी। अगर 5,000 करोड़ से ऊपर की इन्वेस्टमेंट अगर आप करने वाले हो, सो यू हैव टू गो टू द कैबिनेट कमेटी। लेकिन ये जो कैबिनेट कमेटी भी बहुत डिले कर रही थी, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2017 में क्या कर दिया, ये जो कंप्लीट प्रोसीजरल डिले है उसको बंद कर दिया है। और इसके बाद अब जो एफडीआई आती है, हर सेक्टर में आती है, तो अब डायरेक्टली जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो परमिशन देती हैं, जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो परमिशन देती है। और इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी भी बहुत सारी कमिटीज़ और बहुत सारे आप कह सकते हैं इनफॉर्मल ग्रुप्स बनाए हैं, जो कि इनकी जो मूवमेंट पे नज़र रखते हैं कि भैया अगर मिनिस्ट्री के पास कोई प्रपोजल आए तो कितना टाइम लग रहा है, मतलब उसको एक्चुअलाइज होने में एंड एवरीथिंग, ठीक है? तो ऊपर से जो कैबिनेट है वो सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट कर रहा है, ठीक है? और क्वेश्चंस पूछ रहा है। लेकिन एक्चुअल में 5,000 करोड़ से जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, 5 करोड़ से ऊपर से जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, दैट इज़ अंडर द मिनिस्ट्री, ठीक है? लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर एजुकेशन सेक्टर में आ रही है तो अंडर एचआरडी मिनिस्ट्री। अच्छा, अब तो वो शिक्षा मंत्रालय हो गया, हाँ, शिक्षा मंत्रालय। और उसके बाद अगर आप आगे बात करें, और अगर 5,000 करोड़ से कम आ रही है तो एफआईपीबी से देखेगा, ठीक है? एफआईपीबी देखेगा, ठीक है? दिस इज कॉल्ड एज दिल्ली रूट, ठीक है? दिस इज कॉल्ड एज दिल्ली रूट। फाइन, तो आई थिंक यू आर क्लियर विद भाई ऑटोमेटिक रूट क्या, मुंबई रूट क्या होता है, इसके बाद दिल्ली रूट क्या होता है, इसके बाद ग्रीन फील्ड एफडीआई क्या है, ब्राउन फील्ड एफडीआई क्या है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के फायदे क्या हैं, इसके बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट और एफपीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है, और उसके बाद दिस थिंग्स आर क्लियर, ठीक है? तो वैसे यहाँ पर कुछ टफ भी नहीं था, बड़ी सिंपल सिंपल चीज़ें थी, आई थिंक आपको समझ में आ गई। अब हम देखते हैं कि भैया इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। अब हमारे पास जो एफडीआई आती है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, हमने एफपीआई के ऑलरेडी देखे थे, अब एफडीआई के देखते हैं। देखो, सबसे पहला कि भाई आपके पास अनलिमिटेड, आप कह सकते हैं मतलब या बहुत ज़्यादा फॉरेक्स अवेलेबल रहेगा, फॉरेक्स अवेलेबल रहेगा। और वी आर ऑलरेडी इम्पोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी। मैंने आपको बताया कि वी इम्पोर्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक ऑयल, लाइक फॉर एग्जाम्पल फॉर ऑयल वी हैव 80% इम्पोर्ट डिपेंडेंस ऑन द गल्फ रीजन, ठीक है? और यू कैन सी द वेस्ट एशियन रीजन। सो अल्टीमेटली भाई आपको लगातार इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर आपके पास फॉरेक्स नहीं होंगे तो आपके यहाँ बीओपी क्राइसिस आ जाएगी। मैं आपको बताता बीओपी क्राइसिस क्या होती है, ठीक है? तो अल्टीमेटली आपके यहाँ बीओपी क्राइसिस आ जाएगी, तो हमारे पास फॉरेक्स होना ज़रूरी है। तो अगर आप एफडीआई को अलाउ करते हो, लिबरली अलाउ करते हो, तो आपके यहाँ पर बहुत सारा एक बड़ा फंड बना रहेगा एफडीआई का, मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, जिसे आप हमेशा यूज़ कर सकते हो इम्पोर्ट के लिए, ठीक है? इसके बाद जैसे ही आपके यहाँ फॉरेक्स आएगी, आपके यहाँ क्या होगा, फैक्ट्री स्टैब्लिश होगी। फैक्ट्री स्टैब्लिश होगी तो इन शॉर्ट प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आपकी कंट्री की जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी तो इन शॉर्ट एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, बिकॉज अगर फैक्ट्री बढ़ रही है तो वहाँ पर लोगों की जरूरत होगी, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो हमारे यहाँ इसलिए मोदी साहब इतना फोकस करते हैं कि भैया बाहर से इन्वेस्टमेंट आए, बिकॉज उनको पता है अगर इन्वेस्टमेंट आ रही है तो फैक्ट्रीज लग रही है, और फैक्ट्रीज लग रही है तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, और जो बेरोजगारी है, जो बेरोजगारी फैल रही है हमारे इंडिया में, वो कम होगी धीरे धीरे, ठीक है? अब याद रखना, जब भी कोई भी बड़ी कंपनी आती है तो वो अकेले नहीं आती है, अपने साथ अपनी टेक्नोलॉजी भी लेके आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब एप्पल आएगी या टेस्ला आएंगे, ये लोग अपनी टेक्नोलॉजी साथ में लेके आएंगे, बिकॉज वो लोग उसी तरीके से काम करेंगे। आप ये देखो, जब डोमिनोज है, आप डोमिनोज का पिज़्ज़ा कहीं पर भी खाओ, भले आप दिल्ली में खाओ चाहे मध्य प्रदेश में खाओ, ठीक है? लाइक मैंने जबलपुर में भी खाया है इन माई होम टाउन, एंड आई हैव ऑलरेडी मतलब इसके बाद दिल्ली में भी खाया है। फाइन, सो जब दिल्ली में भी खाया तो दोनों का टेस्ट ही जैसा यार, कुछ खास चेंजेस नहीं थे, बस इतना था कि दिल्ली में भीड़ बहुत ज़्यादा थी, मतलब बड़ी देर बाद वो टेबल बैठने को मिलती थी, बस यही चीज़ थी। और हमारे जबलपुर में ऐसा नहीं है, ठीक है? सो इन शॉर्ट यहाँ पर टेक्नोलॉजी सेम आई, तभी हर जगह ब्रांच में सेम चीज़ें चल रही है। और जो बड़ी बड़ी कंपनी आती है वो अपनी जो मार्केट वैल्यू है, अपनी ब्रांड वैल्यू है और अपनी जो क्वालिटी उसको मेंटेन करने के लिए नीचे टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करती है अपने इंडियन पार्टनर के साथ, जिससे वो उसे आगे बढ़ा सके, ठीक है? इसके बाद अगर आप देखोगे तो सिर्फ इतना ही नहीं होता कि भाई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रही है, उनका वर्क कल्चर भी आता है, मतलब किस तरीके से वो लोग काम करते थे। अगर आप देखो इन्फोसिस हो गई और ये जो बाकी की कंपनीज़ हैं,
आज भी मतलब ये जो आप देखते हो वीकेंड ऑफ रहता है, फॉर एग्जांपल सैटरडे संडे ऑफ रहता है, ये कहाँ का कल्चर है? ये बाहर का कल्चर है। तो जब ये कंपनी आती है, मतलब इन्फोसिस तो इंडिया की कंपनी है, ये सब बाहर से बोरोड कल्चर है। तो इनमें आप देखेंगे इनका जो वर्क कल्चर है वो भी हम बोरो करते हैं। साथ ही साथ आप सब जानते हैं भाई, वो लोग बहुत ही हैवी टेक्नोलॉजी लाते हैं, तो उससे हमारी क्वालिटी बढ़ती है, एफिशिएंसी बढ़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप माइनिंग की बात करें, हम यूजुअली इंडिया में ओपन कास्ट माइनिंग होती है, और जिससे कि लैंड को बहुत लॉस होता है। ऊपर से जो शुरू शुरू में ऊपर जो कोल मिलता है वो भी कुछ खास क्वालिटी का नहीं होता है। लेकिन जैसे आप नीचे जाते हो, अगर आप डीप कोल माइनिंग करते हो, शेल फेल्स जो भी होता है उससे माइनिंग करते हैं, तो आपको अच्छी क्वालिटी का कोल भी मिलता है, और ऊपर से इन्वायरमेंट को ज़्यादा लॉस भी नहीं होता है। ठीक है, इन्वायरमेंट को ज़्यादा लॉस भी नहीं होता है। ऊपर से मैंने आपको बताया था कि भाई अगर आप इसको अलाउ मतलब यहाँ से आप इन्फ्लेशन भी कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, बिकॉज अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा इंडियन रुपी बढ़ गई है और इसके इक्विवेलेंट अमाउंट में अगर बाहर से फॉरेन करेंसी आ जाती है, दोनों के दोनों इक्विवेलेंट हो जाएंगे, तो इन शॉर्ट आपका इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। ठीक है, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। अगर आप जिसको ये पॉइंट समझ में नहीं आया, सो ही हैज़ नॉट सीन माई इन्फ्लेशन लेक्चर एंड माई फ्यू ऑफ द लेक्चर, तो उसको पहले देखो, उसके बाद ये चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, बिकॉज आई हैड टुक अराउंड 1 आवर। अभी तक मैंने कैलकुलेट किया कि इन्फ्लेशन से लेके इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने अभी तक 1 आवर कई बार समझा चुका हूँ और 1 घंटे ले चुका हूँ। ठीक है, सो हैव गिवन अ लॉट ऑफ टाइम, सो यू कैन डू दैट। ठीक है, इसके बाद नेगेटिव्स क्या होते हैं? देखिए, नेगेटिव ये होते हैं कि भाई बहुत ही ईजी आउटफ्लो हो जाता है। ठीक है, बहुत ही ईजी आउटफ्लो हो जाता है। अगर मान लो आपकी कंट्री की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई या कोई और प्रॉब्लम आ गई, तो एकदम से आउटफ्लो देखने को मिल सकता है, और एकदम से जब आउटफ्लो होगा तो आपकी कंट्री क्राइसिस में आ जाएगी। तो एफडीआई बहुत ही स्टेबल होती है, उसको निकालने में बहुत टाइम लगता है, बट इतना टाइम भी नहीं लगता है कि भाई नहीं निकाल सके, तो ये एक प्रॉब्लम है। ऊपर से जब ये एफडीआई आती है, तो ये लोग अपनी टेक्नोलॉजी लाते हैं, वर्क कल्चर लाते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारी जो डोमेस्टिक कंपनी रहती है वो उनके साथ कॉम्पीट नहीं कर पाती है। ठीक है, बिकॉज आप जानते हैं कि हमारी डोमेस्टिक कंपनीज ने आज तक किसी के साथ कॉम्पिटिशन ही नहीं किया है, और ये सब तो काफ़ी हाई कॉर्पोरेट, मतलब काफ़ी पावरफुल इंडस्ट्रीज रहती हैं, तो उनको हराना यहाँ पर इंडियन इंडस्ट्री के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और लगभग सारी इंडस्ट्रीज बंद होना चालू हो जाती है। ठीक है, इसके बाद ऐसा क्लेम किया जाता है कि जो भी कंट्री हमारे एफडीआई देती है ना, वो हमारी फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है। मतलब इन शॉर्ट, आप एक नई तरीका कोलोनिज्म और इंपीरियलिज्म हमारे यहाँ पर लेके आ रहे हो। ठीक है, हमारी डोमेस्टिक पॉलिसी चेंज कर रहे हो, हमारी फॉरेन पॉलिसी चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, तो इसका ये नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस देखा जाता है। ठीक है, सो जो भी बेसिक्स थे एफडीआई एफपीआई के, दैट वी हैव डिस्कस्ड। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द अमेरिकन क्राइसिस, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू विद द this this part. Okay, the eurozone crisis and Brexit, and I think I should not start it today because I have to complete it as well. So आज इतना ही रहने देते हैं, 15 मिनट की वीडियो रखते हैं आज, बट इन द नेक्स्ट क्लास आई विल कंप्लीट होल ऑफ द लेक्चर। ठीक है, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।